आज हम जैसे घड़ी को केवल हम देखना जानते थे, देखना जानना हमारा उद्देश्य, उसके अंदर क्या काम कर रहा है हमें ये मतलब नहीं था। वैसे ही अब तक हम गैल्वेनोमीटर की यूजर स्टेज पर थे, आज हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज पर हैं। उसका पूरा नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पूरा नाम समझ जाओगे कि ये नाम, ठीक है, हम आलसी बने में अब तक गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर बोलते थे, गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में एमसीजी बोलेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसको पता कैसे चल जाता है, इसको पता कैसे चल जाता है कि मैंने 5 एम्पियर करंट दी तो इसे 5 एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखाना है, 2.5 एम्पियर दी तो 2.5 एम्पियर पे डिफ्लेक्शन दिखा देता है, इसे कैसे पता चल जाता है। याद है ना कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। जैसे ये सर्किट है, देखो मैं धीमे धीमे सुनना, ये सर्किट है, इसमें करंट दौड़ रही है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लगा दिया, करंट दौड़ रही है। अब करंट कोई ऐसा तो है नहीं यूं करके दिख जाएगी आपको कितनी दौड़ रही है, उसके मेजरमेंट, अब आपको करंट मेजर करनी है तो हम कहीं पे भी कट करके एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये सर्किट का सिंबल है इसका, जी लिख देना, बोला कि करंट अब गैल्वेनोमीटर से होके जाएगी, गैल्वेनोमीटर से होके जाएगी, गैल्वेनोमीटर बता देगा इतनी करंट है इसमें। जैसे थर्मामीटर मुंह पे लगा दो, ठीक है, तो वो बता देता है कि इतना टेम्परेचर है, तो ये बता देता है कितनी करंट है। लेकिन कैसे बता देता है वो प्रिंसिपल आज हम सीखेंगे। आज इस गैल्वेनोमीटर को दूसरे अंदाज से देखो, सिंबल यही है, लेकिन एक और चीज, जब गैल्वेनोमीटर ऐसा डिब्बा सा होता है बेटा, एक डिब्बा सा होता है, 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पर, ये 2 टर्मिनल, एक यहाँ पर स्केल होता है ये, और यहाँ 0 होती है, और ये पॉइंटर होता है, और ये नीचे इसका ये सब डिब्बा डिब्बा सब बंद होता है, ये दिखता नहीं है, ये बंद करते थे। जैसे समरसेबल का पैनल होता है ना, 2-2 मीटर लगे होते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर लगे होते हैं, वो तो खैर। तो अब तो मैं ये बताओ, घड़ी देखते हो तो घड़ी की अंदर की मशीनरी थोड़ी नहीं दिखाते, केवल सुई दिखाते हैं, सुई चल रही है, लेकिन उन सुइयों को चलाने वाला, निडल चलाने वाला, तो जो मैकेनिज्म है वो उस घड़ी के डायल के अंदर है ना, वो थोड़ी नहीं दिखाते आपको। ऐसे ही आपको केवल यूजर को ये पॉइंटर दिख रहा होता है बस। अब देखो बेटा, अभी मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ऐसे करके जो सर्किट था, इसमें जो गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखाया करते थे, तो ऐसे ही दिखाना है आपको, सिंबॉलिकली दो, सिंबॉलिकली दो। लेकिन आज इसको एक और तरीके से, हम ये जो तार जोड़ते हैं, एक तार तो यहां जोड़ते हैं और एक तार इसका यहां से यहां जोड़ते हैं, ये करते हैं हम। जब आपको एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर मिलेगा तो एक तार इस टर्मिनल से जोड़ेंगे और एक तार इस टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो अब ये जो करंट गई है ये ऐसे जाएगी, फिर ये यूं जाएगी, फिर ये इस डिब्बे में जाएगी, फिर इस डिब्बे में से बाहर निकल के ऐसे ऐसे जाती है डिब्बे। अंदर एक मैकेनिज्म है जो अभी खोल के बताने वाला हूं। आज हम उस जो अंदर डिब्बा है जो दिख नहीं रहा, अंदर जो मशीनरी है वो खोल के यहाँ दिखाने वाला हूं मैं कि वो काम कैसे करती है, वो है टॉपिक हमारा, ठीक है। अभी फिलहाल आप यूजर थे तो आपको पता था, इसको जोड़ दिया, जितनी करंट होगी पॉइंटर उतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी तो 0 है, लेकिन जैसी करंट होगी 2 एम्पियर होगी, 2, 2.5, 3, 4, और करंट पलट दूंगा। सोचो 1 मिनट, यदि मैंने बैटरी के टर्मिनल पलट दिए, ऐसे कर दिए, देखो बैटरी का पॉजिटिव इधर कर दिया, तो अब करंट यू जाएगी, देखो यू जाएगी ना ये, तो अब ये डिफ्लेक्शन इधर देने लग जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर की जो काबिलियत है वो ये कि वो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देने में कैपेबल होता है। वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर देता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। पूरा नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यदि मैं इसकी स्टार्ट करूं और कहूं यूज तो आपको पता है, इट इज अ डिवाइस। हाँ, लेकिन एक चीज और नहीं पता आपको, बता देता हूं, क्योंकि आपने अभी तक इसको करंट मेजर करने के लिए यूज किया है, ये वोल्टेज भी मेजर कर लेता है, ये वोल्टेज भी मेजर कर लेता है। मार्केट में कैलिब्रेटेड गैल्वेनोमीटर आते हैं, देखो ये वाला इतना हिस्सा दिखाता हूं, ये ऐसे मार्केट में कैलिब्रेटेड आपकी जरूरत के हिसाब से आते हैं। यहां पे केवल एक साइड दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 है ना, और यहां लिख रहा है सपोज करो मिली एम्पियर, सपोज करो मिली एम्पियर लिख रहा है। तो यदि पॉइंटर ने यूं से यूं खिसक गया तो इसका क्या मतलब है, ये कि ये 3 मिली एम्पियर पे टिक गया, 3 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। यदि ये यहां आ गया, इसका मतलब ये 4 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। उसी दुकान पर जहां पे गैल्वेनोमीटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ठीक है, वहां पर ये भी यही गैल्वेनोमीटर होगा जो ये काम भी कर सकता है। यहाँ कैलिब्रेशन अलग होगा और यहाँ पर हो सकता है ऐसे लिख रहा हो वोल्ट, यहाँ वोल्ट। अच्छा ध्यान रखना,
यहां पहले पढ़ेंगे कि है क्या चीज, पहले इसको पढ़ते हैं फिर बाद में नंबर पढ़ते हैं। मिली एम्पियर तो यानी ये रीडिंग मिली एम्पियर में, यदि खाली ये एम्पियर होता तो यानी ये रीडिंग एम्पियर में। तो सपोज करो मैंने ये मिली एम्पियर लिख रखा है तो यानी ये रीडिंग मिली एम्पियर में। और यदि यहाँ पे मिली वोल्ट लिख रहा हो या वोल्ट लिख रहा हो, वोल्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 ये। तो अब बताओ यदि पॉइंटर यहां आ गया तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 4 वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। तो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के काम में भी आता है और वोल्टेज मेजर करने, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है। ये कैसे करता है काम वो हमें सीखना है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट एंड स्मॉल वोल्टेज। हाँ ये भी ध्यान है, ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज मेजर करने के काम में लेते हैं हम। जैसे वो होता है ना वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स लेंथ मेजर करता है, आपका स्केल ये भी लेंथ ही मेजर करता है। फिर अंतर क्या है, दोनों ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अंतर यह है कि वर्नियर कैलिपर्स थोड़ी छोटी डिस्टेंसों को मेजर करता है, छोटी छोटी लेंथों को मेजर करता है। स्क्रू गॉज उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो और भी छोटी छोटी लेंथों को मेजर करता है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट करते तो मेजर लेंथ है, लेकिन आपको पता है कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये गैल्वेनोमीटर ना सेंसिटिव होता है, ये स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेजेस मेजर करता है। फिर इसके बाद जो हमारा तरीका है फिजिक्स पढ़ने का, जो होना चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब देखो मैंने बार बार बताया, एक बार फिर बोल रहा हूं, एक होती है फिजिक्स, एक होती है इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग है, ये आर्ट है। फिजिक्स माने द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर में मौजूद रहस्यों को ढूंढना, थ्योरी ढूंढना, उसकी मैथमेटिक्स ढूंढना, दिस इज, ये जिम्मेदारी फिजिक्स की है। अब थ्योरी ढूंढ ली, ठीक है, उसको एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करना, समाज के लिए कोई एक ऐसा आर्ट बना देना जो आपके काम में आए, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। क्रिएटिविटी चाहिए होती है इंजीनियरिंग में। फिर से बताता हूं, जैसे पास्कल लॉ वो फिजिक्स है, लेकिन उस पास्कल लॉ से हाइड्रोलिक लिफ्ट बना दी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बना दिए, जेसीबी मशीन्स के फंक्शंस बना दिए, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। सब में पास्कल लॉ ही यूज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज। तो किसी फिजिक्स की थ्योरी को पढ़ के उससे कोई यूजफुल टेक्निक, कुछ यूजफुल चीजें बना देना, वो कहलाती है इंजीनियरिंग। सिर्फ इतना ही अंतर होता है। यानी इंजीनियरिंग को, जो इंजीनियर होते हैं उन्हें फिजिक्स तो आनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए। समझ गए ना, क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए उन्हें कि कुछ नया सोचो। जैसे मीटर ब्रिज था, क्या था, एक जुगाड़ी तो थी। अब एक आपकी, हम इंडियन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो जुगाड़ू होता है वो इंजीनियर होता है। तो प्रिंसिपल आप ढूंढ के बताइएगा जैसे जैसे थ्योरी चले, है ना, आपको ढूंढना कि कौन सी फिजिक्स लगी है इसमें। ठीक, अब आ जाइए, सच्चाई ये कि थोड़ा और आगे बढ़ू तो मैं ना अभी पहले रफ नोट सिखाने जा रहा हूं, रफ नोट, थोड़ा पहले रफ नोट, तब इसकी। और एक और बात बता दूं, इसमें जो 90% खेल है पूरे टॉपिक में वो है कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, पूरा खेल समझ में आ जाएगा बेटा। कंस्ट्रक्शन के अलावा इसमें कोई बहुत बड़ी चुल है ही नहीं, लेकिन सारा टाइम कंस्ट्रक्शन में ही चला जाता है इसका। आप साथ दोगे तो हो सकता है आज के लेक्चर में एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में कंप्लीट करा पाऊं। तो पहले रफ नोट देखेंगे। रफ नोट ये कि होता क्या है इसके अंदर। मैं एक अभी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा रहा हूं, अभी एक रफ कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं। रफ कंस्ट्रक्शन ऐसे समझो, रफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी हुई है ना कल ही लास्ट लेक्चर में, कि यदि कोई करंट कैरिंग कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो वो टॉर्क महसूस करती है, NIAB cos थीटा या NIAB sin अल्फा, दोनों ही फॉर्मूले इक्वली वैलिड है। करंट कैरिंग कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो वो टॉर्क महसूस करती है, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है, इमेजिन करो, ठीक है, कॉइल मानना, ठीक है। कॉइल में थोड़ा, इसमें और कॉइल में अंतर है, कॉइल में फूंक मारोगे तो आर पार हो जाएगी, ये थोड़ा बंद है, मेरे पास नहीं है समय, इसी से मैनेज करना। ठीक, अब यदि इसमें करंट दे दूं और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो ये टॉर्क महसूस करती है ना। अब ऐसे ही इस फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो, ये मैग्नेट है, ये ऐसे करके मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये रही, क्योंकि बेटा मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये रही नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये साउथ पोल, समझ पा रहे हो, ये दो मैग्नेट है, उसके अंदर एक कॉइल रख दूं मैं, ये रही कॉइल। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे रखी हुई है, लेटी हुई है ऐसे, ये कॉइल ऐसे रख दी है मैंने। ठीक है, ये कॉइल ऐसे रख दी है। अब
बताना जैसे ही इसमें मैं करंट दूंगा, हालांकि करंट आएगी बाहर से, इसको किसी बाहर से करंट सप्लाई कर दी कि एक तरफ से करंट आएगी, फिर इसमें दौड़ेगी, फिर यहां से निकल जाएगी। फिलहाल मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं, केवल इतने को देखो कि यदि ये करंट एक्टिवेट कर दी जाए इस कॉइल में, कैसे भी एनी यूं करके, तो ये करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगी। जैसे मैं इसमें करंट दूंगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगी। अब बताओ, करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो टॉर्क को महसूस करेगी, करेगी करेगी कि नहीं करेगी? और यदि आप फटाफट बता सको तो ये बताइए, NIAB cos थीटा वाला फॉर्मूला यदि मैं यूज करूं तो थीटा कितना है इस समय इस फिगर में? फटाफट बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला NIAB cos थीटा, NIAB cos थीटा, तो थीटा बिल्कुल ठीक माधव, फटाफट यही स्पीड चाहिए थी बस। यदि हाँ अक्षर थीटा 0 है इसमें, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, देखो ये मैग्नेट है और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के पैरेलल जाके निकल गई, तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है। थीटा 0 मैक्सिमम टॉर्क महसूस करेगी, तो ये कॉइल टॉर्क महसूस करेगी, है ना, और ये यू रोटेट करेगी, जैसे ये है, एक मिनट, ये कॉइल है और जैसे इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो ये यूं करके रोटेट होगी कि नहीं भाई? यदि ये है, ये जैसी करंट दूंगा तो ये टॉर्क महसूस करेगी, करंट की डायरेक्शन पलट दूंगा तो वो ऐसे टॉर्क महसूस करेगी, करंट दे दूंगा ऐसे टॉर्क महसूस करेगी, करंट पलट दूंगा तो ये ऐसे टॉर्क महसूस करेगी, करंट ज्यादा दे दूंगा तो ज्यादा टॉर्क महसूस करेगी। तो बुद्धि लगाई, जुगाड़ देखना, ये जो घूम रही है ये यूं करके, ये टॉर्क जो महसूस कर रही है ना, करंट ज्यादा तो ज्यादा टॉर्क, करंट कम तो हल्का टॉर्क, तो इस पर ना एक पॉइंटर बेल्डिंग कर देते हैं, बेल्डिंग किनारे पे, यहां इमेजिन करो मैंने यहां पर एक पॉइंटर बेल्डिंग कर दी और ये ऐसे परमानेंटली बेल्डिंग कर दी, ठीक है। अब आप इसको सोचना, यदि ये कॉइल घूमेगी, सॉरी बेटा स्टेबल नहीं हो रहा, हाँ, यदि ये कॉइल घूमेगी, जैसे घूमा, तो पॉइंटर भी को भी घूमना पड़ेगा कि नहीं? यदि कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर को घूमना पड़ेगा। करंट पलट दी, कॉइल ने टॉर्क महसूस किया, पलट गए ऊपर, पॉइंटर भी घूम गया। अब क्या होता है, यूजर को तो सिर्फ पॉइंटर दिख रहा होता है, ये जो डिब्बा है 0, ये यूजर को तो केवल ये घूमता हुआ दिख रहा है बस पॉइंटर, अंदर जो मशीन है वो ये चीज होती है। ये कितनी सिंपल थी, हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल में बताना है, ठीक है, लेकिन ये बताइए एक बेसिक आइडिया तो पता चल गया कि अंदर हो क्या रहा है, इस डिब्बे के अंदर क्या हो रहा है। इस डिब्बे के अंदर ये जो पॉइंटर है वो ये रहा, जो इस कॉइल पर बेल्ट कर दिया है। ये जो पॉइंटर है ये इस कॉइल पर अटैच्ड होता है परमानेंटली, जो कॉइल के रोटेट करने से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी हिलने लगेगा। अब यूजर को डिब्बा नहीं दिखाते, उसको तो पॉइंटर दिख रहा होता है बस। अब बताना, यदि मैं इस कॉपी को नीचे ले जाऊं कैमरे के नीचे, अब देखो एक स्टेज ये हो गई, आपको सिर्फ ये दिख रहा है, बताओ, लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? केवल पेन रोटेट होते हुए दिख रहा है, तो आपको ये हो रहा होता है। लेकिन यदि इसको थोड़ा ऊपर लेके आऊं कैमरे में, तो अंदर ये हो रहा है। यानी ये जो मैकेनिज्म है इसको यूज कराते हैं गैल्वेनोमीटर में, और फिर इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट वर्ड जानते हो नहीं जानते हो? कैलिब्रेट वर्ड, अच्छा ढूंढना अपनी डिक्शनरी में, गूगल कर लेना, ठीक है, फिर मौका आएगा, वक्त आएगा तो मैं बता ही दूंगा। इस शब्द को सीखिएगा, ठीक है, फिजिक्स का ही वर्ड है ये। तो ये रफ कंस्ट्रक्शन है कि 2 मैग्नेट उसमें सेट कर दी जाती है, 2 मैग्नेट, उसके अंदर एक कॉइल होती है जो आपकी करंट का वेट कर रही होती है, करंट का। और करंट क्या होता है, करंट का वेट कर रही होती है। डिब्बे में तो बंद होते ही है, ये 2 टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनलों को कॉइल से अटैच करते हैं। जो नीचे कॉइल है ये देखो, ये रिकॉइल, थोड़ा अभी रफली बता रहा हूं, ऐसे सुनते चल रहा। तो इस टर्मिनल की करंट, ये इन टर्मिनल में करंट कहां से आएगी? सर्किट से। टर्मिनल में करंट तो सर्किट से आएगी, देखो ये खोल के देख रहे हैं हम इसको, यू करंट जाएगी, फिर टर्मिनल के अंदर होते हुए ये ऐसे समझो, यूं गई ये वाली, देखो टर्मिनल के अंदर वायर से होते हुए करंट इसमें घुसी, ये करंट कैरिंग हो गई, और फिर इसको यूं करके दूसरे टर्मिनल से। समझे या नहीं समझे? ये करंट आपकी कैसे जाती है? ये जो करंट थी, जो हम पहले अभी थोड़ी देर पहले सर्किट सिर्फ इतना बना देते थे कि ये रहा गैल्वेनोमीटर, सिर्फ इतना बना देते थे, लेकिन अब उसको खोल के डिब्बा ये बता रहे कि ये वाली करंट गैल्वेनोमीटर में कैसे, कहां जाती है? क्या बेटा?
नहीं अर्जुन, अच्छा कैलिब्रेट का मतलब चल बाद में बात करेंगे, ठीक है, बताऊंगा कैलिब्रेट का ये भी मतलब होता है, लेकिन इस समय देखिए ये रहा करंट, ये करंट यूज आ रही है, करंट यूज जाएगी टर्मिनल से होएगी, फिर टर्मिनल के अंदर परमानेंटली कनेक्शन होते हैं कॉइल से, तो वो टर्मिनल से होते हुए कॉइल में जाएगी और कॉइल से होते हुए टर्मिनल से वापस आ जाएगी। और इस पूरे दौरान सर्किट कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट जा नहीं पाएगी, पता ना। इसे देखो, ये देखो बेटा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये है वायर, ये देख रहे कॉइल, फिर ये ऐसे, यदि कहीं भी वायर टूट गया अंदर तो सर्किट अंदर करंट जा नहीं पाएगी अंदर, इनकम्प्लीट। तो ये जो कॉइल होती है, अच्छा बताइए यदि मैं यहां से ये तार हटा दूं, ये तार हटा दूं, तो इस कॉइल में करंट होगी? नहीं होगी। तो ये कॉइल किसका वेट कर रही होती है? ये कॉइल वेट कर रही होती है कि आप करंट तो भेजो, तुम मुझे करंट दो, मैं तुम्हें टॉर्क दूंगी। सिंपल। ये कॉइल क्या कह रही है कि तुम मुझे करंट दो, मैं तुम्हें टॉर्क दूंगी, इनडायरेक्टली मैं तुम्हें डिफ्लेक्शन दूंगी। करंट ज्यादा दोगे तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा। करंट यदि ज्यादा होगी, देखो हल्की करंट, ये रिकॉइल और ये पॉइंटर परमानेंटली बेल्ट, करंट हल्की तो हल्का डिफ्लेक्शन, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो इनडायरेक्टली आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया। मैं सोच रहा था कि आपसे निकलवाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल ही आ गया अगली लाइन पर। तो बताइए इस पूरी जुगाड़बाजी में कौन सी फिजिक्स यूज हो रही है? दैट जो फिजिक्स यूज हो रही है वही इसका प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is kept in a magnetic field, then it experience torque, this is a principle कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो वो टॉर्क महसूस करती है। होपफुली कि ये समझ में आ गया यहां तक। अब मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा अब, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बनाते समय हम एक एक बारीकी का ध्यान रखेंगे, और मैं जो आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा वो गैल्वेनोमीटर की नहीं, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की पढ़ाऊंगा। गैल्वेनोमीटर की नहीं, उसमें एक मसाला और डाल दो, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा। अब पहले तो ये बताता हूं कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, वैसे तो सेंसिटिविटी वर्ड आ चुका है आपकी डिक्शनरी में, पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी यूज की थी। क्या थी सेंसिटिविटी? जो जितना कम से कम मेजर करने की क्षमता रखता है, जो इंस्ट्रूमेंट जितना बारीकी का मेजरमेंट लेने की क्षमता रखता है, या जितना एक्यूरेट मेजरमेंट लेने की क्षमता रखता है, वो उतना सेंसिटिव होता है। बताइए स्क्रू गॉज और इस स्केल में, नॉर्मल स्केल बोल देते हैं इसको, इसमें और स्क्रू गॉज में दोनों ही लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन सेंसिटिव कौन सा है? स्क्रू गॉज, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट बहुत कम है, 0.001 सेंटीमीटर, बहुत बारीकी के मेजरमेंट देता है। अब आ जाइए, सपोज करो दो गैल्वेनोमीटर आपने बाजार से खरीदे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाजार में गैल्वेनोमीटर होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक गैल्वेनोमीटर ये रहा, एक ये रहा। अब इसका कैलिब्रेशन देखना या इसका नंबर्स देखना, और एक गैल्वेनोमीटर ये रहा, ठीक है, ये दो गैल्वेनोमीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रुकना, अभी डिसीजन मत लेना क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। यहां पे भी देखना पड़ता है क्या है, यहां लिख रहा है एम्पियर और यहां लिख रहा है मिली एम्पियर। इसका मतलब यह कि यदि इसका पॉइंटर यहां आया तो ये 3 एम्पियर करंट है, और इसका पॉइंटर यदि यहां आया तो ये 3 मिली एम्पियर करंट है। और दोनों ही गैल्वेनोमीटर की जरूरतें हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं, लेकिन फिलहाल मेरा जो उद्देश्य वो है सेंसिटिविटी पे टारगेट करना। तो बताइए आपके हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर 1 G1, दिस इज गैल्वेनोमीटर 2, कौन सा गैल्वेनोमीटर आपको सेंसिटिव दिख रहा है, G1 या G2 वाला? बिल्कुल ठीक। यदि आप पहली बार में इतना बता गए कि सर ये है सेंसिटिव, तो सेंसिटिव तो यही है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। क्यों, ऐसा क्या लगा? अब मैं खुद जानना चाहूंगा कि यार आपको कैसे पता चला ये सेंसिटिव है, आपको पता कैसे चला कि ये सेंसिटिव है? क्योंकि ये मिली एम्पियर की करंट को रीड करने में कैपेबल है, मिली एम्पियर की करंट को, और ये एम्पियर की करंट को रीड करने में कैपेबल है। ओबियसली ज्यादा करंट चाहिए होगी तो हमें यही चाहिए होगा। अरे ये बताओ क्या स्क्रू गॉज हर बार सही है? ये अच्छा नहीं है क्या? जब बड़ी बड़ी लेंथ चाहिए होंगी तो इसी का मन करता है हमारा, लेकिन जब सर ने कह दिया कि अभी सेंसिटिविटी टारगेट है, तो सेंसिटिविटी तो इसकी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि ये मिली एम्पियर की करंट रीड कर लेता है। सोचो यदि
इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूं, 5 मिली एम्पियर करंट आई इसमें। यदि मैं इस डिब्बे से 5 मिली एम्पियर करंट मेजर करूं, इस डिब्बे से, मतलब एक ऐसे सर्किट में इस डिब्बे को लगा दूं जिसमें 5 मिली, जैसे इसमें 5 मिली एम्पियर करंट दौड़ रही है, और इसमें G2 लगा दूं, G2, समझ गए, G2 ये वाला लगा दूं, तो इसका पॉइंटर यहां आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बोलो? और ये बता रहा होगा कि 5 मिली एम्पियर करंट है, 5 मिली एम्पियर करंट है। लेकिन यदि इसी में, इसी सर्किट में आपने फील भी करना, यदि आपने ये वाला डिब्बा लगा दिया, दोनों के प्रिंसिपल सेम है, ये वाली जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में इसमें आ जाएगी, आ जाएगी। तो लेकिन सोचो, करंट तो वही है, इसमें 5 मिली एम्पियर है, बस आपने डिब्बा चेंज कर दिया। डिब्बा चेंज होने से करंट थोड़ी नहीं चेंज होगी, ये तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपने कहा चलो इसमें G1 लगाते हैं, तो पता है ये 5 एम्पियर है, 4 3 2 1, ये 1 एम्पियर है। इसके यदि 10 खाने भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करो डिवीजन भी होते हैं इसमें, मान लो ये 10 खाने हैं, तो यदि एक खाना हिला तो कितनी करंट होगी? मान लो इसका पॉइंटर सिर्फ एक खाना हिला, एक डिवीजन हिला, तो भी 0.1 एम्पियर करंट होगी, तब हिलेगा। मतलब इसका एक खाना हिलाने के लिए भी एटलीस्ट 0.1 एम्पियर करंट देनी पड़ेगी, तब इसका एक खाना हिलेगा। और मैं तो 0.1 नहीं, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली माने, लो मैं और इजी करता हूं, बताना यदि मैंने इसमें 1 मिली एम्पियर करंट दी इसमें, तो पॉइंटर एटलीस्ट यहां तो जाएगा। मान लो मैंने 1 मिली एम्पियर करंट दी इसमें, तो पॉइंटर एटलीस्ट यहां तक तो आएगा। और इसमें 1 मिली एम्पियर करंट दी, तो सोचो 1000 गुना कम डिफ्लेक्शन आएगा, और 1000 गुना पता ही नहीं चल रहा होगा कि पॉइंटर हिला या नहीं हिला। इस वाले केस में सीरियसली बिलीव मी, इस वाले केस में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि पॉइंटर हिला या नहीं। यानी ये वही बात हो गई कि जहां ट्रक तुलते हैं, वहां यदि आप एक चीटा रख दो इसे वजन तोलने के लिए, चीटा, सोचो क्या वो जहां ट्रक तुलते हैं, है ना, जो धर्म कांटे होते हैं बड़े बड़े, जहां ट्रक के ट्रक तुलते हैं, क्या वहां चीटा तुल पाएगा? यार धर्म कांटा तो मैंने बहुत बड़ी बात कही, सब्जी तुलती है ना उसमें तराजू, जिसमें दोनों पल्ले होते हैं, है ना, एक तरफ चीटा रख दूं, क्या वो तब चीटा के वजन से एक तरफ झुक जाएगी ना तराजू? उस चीटे के वजन से तराजू एक तरफ झुक जाएगी ना? नहीं होगी, क्योंकि इतनी सेंसिटिविटी नहीं है उसकी। तो वही, तो मैं आपको ये वाली कंस्ट्रक्शन नहीं, ये वाली कंस्ट्रक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, और इन दोनों की कंस्ट्रक्शन में मामूली सा अंतर करना, इंजीनियर क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतर करके इसी को सेंसिटिव बना देते हैं। ऐसा क्या होता है? अब जबकि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों के अंदर कॉइल पड़ी हुई है, इसके अंदर भी कॉइल है, ये मैंने अंदर का डिब्बा दिखा दिया कॉइल, और इसके अंदर भी ये कॉइल है। अच्छा समझ गए नहीं समझ गए? ये कॉइल घूमेगी तो ये पॉइंटर घूमेगा, ये कॉइल है बेटा, ये कॉइल घूमेगी तो ये पॉइंटर घूमेगा, यही कॉइल है। लो मैं इसमें भी दिखा देता हूं, ये जो पॉइंटर है ना, इसके ऊपर स्केल होता है, ये समझ गए नहीं? ये स्केल होता है। अब ये कॉइल बहन जी घूमेंगी तो ऊपर ये पॉइंटर घूम रहा होगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, ऐसा क्या होगा, थोड़ा खुद की बुद्धि लगाएंगे ना तो रटना कम पड़ेगा। बताना, इसमें भी यदि ये पॉइंटर को यहां से यहां घुमाना है, यानी 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा यहां से यहां तक। कॉइल यदि अंदर जो कॉइल है, देखो ये कॉइल है ना, फील करना, ये पॉइंटर है, ये कॉइल खुद जब 90 डिग्री घूमेगी तब पॉइंटर 90 डिग्री घूमेगा। बोलो, कॉइल यूं पड़ी हुई है चुपचाप, कॉइल जब 90 डिग्री घूमेगी तब ये 90 डिग्री घूमेगा, और तब ये पॉइंटर यहां से यहां आएगा। बोलो, इसमें भी जब ये कॉइल 90 डिग्री घूमेगी तब पॉइंटर यहां से यहां आएगा। समझ रहे हो? बताओ, यहां से यहां लाने के लिए, पॉइंटर को यहां से यहां लाने के लिए ये 90 डिग्री घूमनी चाहिए, तब पॉइंटर यहां से यहां आएगा। इसमें भी जब ये वाली कॉइल 90 डिग्री घूमेगी तब पॉइंटर यहां से यहां आएगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं, तहकीकात करा रहा हूं कि आखिरकार इसमें सेंसिटिविटी क्यों है, हो सकती है क्यों। तो बताइए, यदि आपको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना है, आपको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो थोड़ा सा एनालाइज करो यार, इसमें 90 डिग्री कब घूमी कॉइल? जब आपने 5 एम्पियर करंट दी। सोचो इसमें 90 डिग्री कब घूमी, इसमें कॉइल 90 डिग्री कब घूमी? यानी एक में जब 5 एम्पियर करंट दी तब 90 डिग्री घूमी, और इसमें 5 मिली एम्पियर दी तो 90 डिग्री घूमी। क्लियर है?
तो बेटा यदि इस और जबकि दोनों के अंदर वर्किंग क्या है कि कॉइल पड़ी हुई है, वो टॉर्क महसूस करती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यहां लिख देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB, कोई भी लगा दो, कॉस थीटा या साइन अल्फा। मैंने कॉस थीटा चुन लिया। चलो अब बताइए, यदि आपको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना है, तो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं आ रहा है हिट करने वाला, सुनना। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना है, यानी ऐसा, इस टाइप का बनाना है, तो आपको ऐसी जुगाड़ चाहिए जो करंट कम हो। कम करंट, आई के नीचे मैंने लिखा कम करंट के बाद भी ज्यादा टॉर्क दे दे। सोचो, अब यहां थोड़ा सा रुक रहा हूं। कम करंट थी 5 मिली एम्पियर, और फिर भी बढ़िया टॉर्क मिला होगा, तभी घूमी होगी इतना। मतलब 5 मिली एम्पियर पर इतना टॉर्क मिल गया होगा जितना उसे 5 एम्पियर की करंट पे मिला है। कोई भी कॉइल घूमती कब है? जब उसे टॉर्क मिला हो। तो इसका मतलब इसने कम करंट पे भी बढ़िया टॉर्क मिल गया होगा इसे। कम करंट पर भी मात्र 5 मिली एम्पियर पर ही, 5 मिली एम्पियर पर भी इतना अच्छा खासा टॉर्क मिल गया होगा कि 90 डिग्री घूम गई। और इसमें जब 5 एम्पियर मिलेगी, 1000 गुना ज्यादा करंट, इससे 1000 गुना ज्यादा हो गई, तब जाके इसमें 90 डिग्री घूमी। तो यदि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर पकड़ना है आपको, तो भैया सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होते हैं जो कम करंट पर भी ज्यादा टॉर्क महसूस करा देते हैं, या जिनकी कॉइल, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, जो कम करंट पे भी ज्यादा टॉर्क महसूस कर लेगी। कम करंट पे ज्यादा टॉर्क। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, इंजीनियर बनने वाले भविष्य के। अब कम करंट से घबरा, कम करंट पे ज्यादा टॉर्क कैसे आ जाएगा सर? करंट कम, क्योंकि सर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर करंट कम होगी तो टॉर्क कम होगा। लेकिन एक चीज, दूसरे एक पहलू ये भी सोचिए, पूरी की पूरी टीम है टॉर्क बनाने के लिए, पूरी की पूरी टीम है। यदि एक प्लेयर यदि कम रन बना रहा है, जल्दी आउट हो रहा है, तो और भी तो टीम में प्लेयर है जो मैच जिता सकते हैं। सोचो, कम करंट पे टॉर्क ज्यादा फिर भी जनरेट किया जा सकता है, यदि इसके बदले बाकी सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाए। सोचो, यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बना लूं, मतलब ये जो मैंने कॉइल दिखाई है, इसमें सिर्फ एक ही टर्न दिखाया, यदि इसमें लपेटे दिखाऊं, मात्र नंबर ऑफ टर्न्स 1 की बजाय 2 कर दूं, सोचो टॉर्क दुगना हो जाएगा। 2 की बजाय 3 कर दूं नंबर ऑफ टर्न्स, टॉर्क 3 गुना हो जाएगा। तो यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स पे मैं ध्यान रख लूं, एरिया भी ठीक ठाक कर लूं, मतलब कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। हालांकि फिर ये नहीं करना, हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस भी है नहीं स्पेस। अब तुम घड़ी पहनने के लिए सब छोटे छोटे दिखते हैं, बड़ा दिखना चाहिए। तुमने घड़ी इतनी बड़ी बना ली है, कहां पहनोगे उसे? कैप बना के पहनोगे, घड़ी पहन के हैं, या छाती पे बांध के पहनोगे, बस तुम्ही को नहीं दिख रही घड़ी, दुनिया को दिख रही है। हमको एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन ही बनानी है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, एरिया किसका? ये जो कॉइल है। अब एरिया तो तुम खूब कमरे के बराबर भी ले सकते हो, लेकिन तुमको एक पोर्टेबल डिवाइस भी तो बनानी है। बी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लो, छोटी लो लेकिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लो। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है बोलो? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है। वो तब आएगी जब थीटा 0 होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू मैक्सिमम। अब ठीक है, यदि आप भी वही बात शायद कहना चाह रहे थे, थीटा जब 0 होगा तो कॉस थीटा, तो हम पता है हमारा उद्देश्य क्या है, फिर से बता रहा हूं। हमारा उद्देश्य ये होगा कि यदि आपको ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है, ऐसा, तो ये चीजों पे टारगेट कर लो। ऐसा गैल्वेनोमीटर तब बनाए, इस गैल्वेनोमीटर की खूबी ये है कि जो कम करंट पे भी बढ़िया टॉर्क महसूस करा पा रहा है, कम करंट पे भी कॉइल को रोटेट करा पा रहा है। बोलो भैया जी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो पॉइंटर भी तो पहली कॉइल से फिक्स होगा। मैंने वैसे वीडियो भेजी है, वो देखी थी जय या नहीं? जय, जो मैंने वीडियो भेजी थी, सीरियसली बताना, देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं देखी थी ना? हाँ, इसीलिए ये सवाल जवाब चल रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आ गए। आप ना मेरे, या तो मुझे सीरियसली नहीं लेते या पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते। मास्टर मेहनत करता है कि हाँ मुझे कल क्या पढ़ाना है, उसको पहले से फ्रेम में रहता है, तो यार मैं कैसे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकता हूं।
है ना। अर्जुन ने कहा कि मैंने देखी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। मतलब मास्टर मेहनत कर रहा है रात को ही कि यार कोई अच्छा सा एनिमेशन मिल जाए जो मेरी टीचिंग स्किल को और अच्छे से, जो मेरी टीचिंग स्किल को अच्छा कर सके, स्किल को मेरी मदद कर सके। वो वीडियो आपने भले ही कल देखी हो, लेकिन आज दोबारा देखना, क्योंकि आज मैं उसके राज खोल रहा हूं। आज देखने में आपको और अच्छा लगेगा। कल देख ली ठीक है, कभी कभी कई पिक्चर होती है ना, हम पहली बार में कम समझ में आती है तो दूसरी बार देखते हैं, तीसरी बार तब लगता है हो यार बड़ी शानदार मूवी थी। तो वही चीज ठीक है, कल आपने देख ली फ्लो फ्लो में। तो ये जो क्वेश्चन जो था वो जायज क्वेश्चन नहीं था बेटा आपका, ठीक है। हाँ, तो टॉर्क बराबर एन आई ए बी कॉस थीटा उस वीडियो को देखने के बाद जायज नहीं था। चलिए, तो अब बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी जो थ्योरी है वो कहां पे आके रुक रही है, कि हमको गैल्वेनोमीटर ऐसा वाला नहीं, अभी ऐसा बनाना सीखना है। एक बार ऐसा सीख जाओगे तो ये तो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जरूरत है, नहीं है हमारी। इस गैल्वेनोमीटर को जब इससे कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होते हैं जो कम करंट पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे सके। हम इससे भी सेंसिटिव बना देंगे। बताओ, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर तक की करंट को मेजर करने वाले गैल्वेनोमीटर होते हैं। सोचो, माइक्रो एम्पियर तक की करंट को मेजर करने वाले गैल्वेनोमीटर होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एम्पियर और मिली एम्पियर को टारगेट किया। सीरियसली बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द लैब में आपको गैल्वेनोमीटर जो मिलेंगे ना, मोस्टली वो माइक्रो एम्पियर वाले मिलते हैं। चलिए, तो अब आप बताइए, समझ में आ गई इतनी इंजीनियरिंग कि यदि इंजीनियर ने क्या सोचा, ठीक है टॉर्क का पूरा फॉर्मूला है, हमें कम करंट पे ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो यार बाकी टीम में पूरे और भी तो लोग प्लेयर है, हम नंबर ऑफ टर्न से कहेंगे तू ज्यादा हो जा, एरिया से कहेंगे तू ज्यादा हो जा, बी से कहेंगे तू ज्यादा, कॉस थीटा तू भी मैक्सिमम कोशिश कर। तो बेटा कम करंट पे भी कितनी बार हुआ है जब इंडिया ने 400 रन मारे और सचिन ने या जो भी मेन प्लेयर है वो कम रन पे आउट हुए हैं। तो वही चीज, तो कम करंट पे ज्यादा टॉर्क बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं जो कंस्ट्रक्शन बताऊंगा उनमें इन सब बातों का ध्यान होगा। तो अब एक और चीज, ये जो मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं ये तो मैंने इन द बिगनिंग रफ लेवल पे बता दी, और कॉइल को ऐसे रखा है ना। अब मैं कॉइल को ऐसे लेके आ रहा हूं, कैमरा व्यू चेंज कर रहा हूं। सोचो, जैसे यूं है कैमरा में, जैसे कॉइल ऐसे और कैमरा आप ऐसे देख रहे हो। यदि मैं किसी एक और मोबाइल को कनेक्ट कर दूं और ऊपर से दिखाऊं तो आपको व्यू ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये व्यू। अब इस व्यू में एक चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यू में पॉइंटर कैसे बनाऊंगा मैं, तो पॉइंटर फिलहाल मैं नहीं बनाने वाला। तो जितनी भी आपको कंस्ट्रक्शन मिलेंगी उसमें कॉइल दिखेगी, पॉइंटर नहीं दिखेंगे। सिर्फ ऐसे कंस्ट्रक्शन जब बनाई जाती है तब पॉइंटर कैपेबल हो जाता है बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो कॉइल ऐसे रखी हुई है, अभी तक मैंने ऐसे रखी है, उस कॉइल को मैं ऐसे बनाने जा रहा हूं। तो शुरू हो जाइए कंस्ट्रक्शन। इतना स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि इतना तो मैं मिटाने वाला हूं जल्दी से। ये है बेटा, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, इट इज सेंसिटिव देन G1। चलिए अब आगे देखिए, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब नाम समझे, मूविंग कॉइल वर्ड क्यों घुसा है उसमें, क्योंकि उसके अंदर कॉइल रोटेट करती है, वो डिफ्लेक्ट करती है, वो मूव करती है कॉइल। और भी गैल्वेनोमीटर होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है। इसका वर्क वो है नहीं, पहले थे बेटा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और भी व्यवस्था है बेटा हमारे पास, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक बताना, मैं आपसे चार बहुत हल्की हल्की स्ट्रिप लू, ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सुनना प्लास्टिक की, दिख गई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये रही, ठीक है, देखना एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये रही, चार रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, इतनी नाजुक, ये चार रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इतनी नाजुक कि हल्की सी भी फूंक मार दी, हल्की सी बहुत, तो ये उड़ जाए। होती है हल्की हल्की चीजें होती हैं। आपकी ये बाल होता है, आईलैश वाला बाल कितना हल्का होता है, फूंक मार दो, है ना, विश मांग के फूंक मारते होगे, ठीक। चलिए, तो बहुत हल्की। अब इससे मैं एक फ्रेम बना रहा हूं, देखेंगे। बताना ये फ्रेम समझ में आया है नहीं, इनसे बना दिया बस फ्रेम। माचिस की डिब्बी नहीं होती, डिब्बी को ऐसे पकड़ लो, बस ये अंदर हाथ डालोगे आर पार हो जाएगा। ये एक फ्रेम है, बहुत हल्की
बहुत हल्के इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ। अब इस पर हम नंबर ऑफ टर्न्स लपेटेंगे, क्योंकि बेटा कॉइल वायर की बनेगी, है ना। अब यदि तुमको कॉइल और हल्का वायर होता है, सबने देखा इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होता है, कॉपर वायर, अब उसको रेक्टेंगुलर या सर्कुलर जो भी शेप, ये कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर शेप हो, ठीक है, उसको यदि नंबर लपेटने हैं और सारे टर्न की एक जैसा ही पैटर्न आए, तो उसके लिए आपको एक फ्रेम तो चाहिए होगा, तो ये वो फ्रेम है। अब नंबर ऑफ टर्न्स में इस पे लपेट रहा हूं, जैसे आप ऐसे समझो, ये है, ये फ्रेम है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये बस अंतर ये है कि ये थोड़ा सॉलिड है, यहां से दिख रहा है, ये जो है वो, ये जो एक्चुअल में फूक मारोगे तो आर पार हो जाएगी, इसमें नहीं हो रही, तो समझ देना केवल ये इस गत्ते को लेके मैंने चिपका के फ्रेम बना दिया। अब इस पे मैं वायर लपेट रहा हूं, ऐसे समझना, देखो वायर ये रहा, ठीक है, रिजॉइन, चलो रिजॉइन कर लो, तो बता दूं कल वर्किंग पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए बेटा थर्ड मीटिंग में। और 6 से ऊपर भी नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है सब कुछ, तो चलिए फिर से बता दो, थोड़ी देर की बात और है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हो गए, बस कल वर्किंग पढ़ानी है मुझे, मतलब कल मैथमेटिकल वर्किंग पढ़ानी है, वर्किंग तो पढ़ ली, यही है वर्किंग, कॉइल घूमती है, जो प्रिंसिपल है ना वही वर्किंग है। पता ना ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट है जो एक लाइन में वर्किंग खत्म हो जाए, कि तुम करंट दोगे वो टॉर्क महसूस करेगी, टॉर्क महसूस करेगी तो पॉइंटर घूम जाएगा, हो गया उसका काम। बस कल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा इसकी, ठीक है। अब सुनिए, हाँ तो मैं बता रहा था कॉनकेव मिरर क्या करता है, आपको टारगेट कर देता है, उन रे को एक ही जगह डाल देता है। जो सर्च लाइट होती है वहां उद्देश्य होता है कि जहां मैं रोशनी हो रहा हूं वहीं पहुंचे सारी। जो हेडलाइट होती है ना, जो मोटरसाइकिल की, कार की, उनके पीछे जो बल्ब होता है, पीछे कॉनकेव भी तो रिफ्लेक्टर होता है, ताकि ड्राइवर को मेन ज्यादा से ज्यादा लाइट दिखे। तो वही, एक तो ये कि अपनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर टारगेट कर देती है जिधर कॉइल है। लेकिन इसका एक सोने पे सुहागा जो एडवांटेज मिल जाता है वो देखिए। फिलहाल बताइए, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसको पार कर रही है, क्योंकि सारी तो नहीं पार कर रही कॉइल को, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो थीटा नियरली 0 बना रही है। अब क्या होगा जब ये कॉइल घूम जाएगी, थोड़ा सा एनिमेशन को, जो मैंने वीडियो भेजी है ना उसमें और अच्छे से दिखेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ चीजें एनिमेशन से अच्छी आ जाती है। तो अब मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया, बस इस चीज को एनिमेशन में प्लीज देखना, बाकी तो पूरा वीडियो देखना ही है, इस चीज को जरूर देखना जो भेजा है, कि जब ये कॉइल घूमेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने इस गैप को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया इमेजनरी। बताना यदि ये कॉइल घूम गई, ऐसे घूम गई, तो बताना, कहते ना जैसे डाल डा एक वर्ड है, उल्टा सीधा एक समान, जहाज उल्टा सीधा एक समान। बताना इसके अंदर मैंने कॉइल रोटेट कर दी, कॉइल रोटेट कर दी, देखना पहला वाला फिगर नहीं, दूसरा वाला बना रहा हूं, कॉइल मैंने रोटेट कर दी ना। लेकिन आप फील करिए, यदि मैं इस कॉपी को यू 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 घुमाऊं और आपके सामने ऐसे कर दूं, ये समझ रहे हो, ऐसे करके, तो आप पहले ये फील करिए कि ये और ये फिगर अभी भी एक जैसा ही है। ये मन में सोचिए कि इसके घूमने से और ऐसे, मतलब इसके रेस्पेक्ट ये और इसके रेस्पेक्ट ये एक ही बात है, ये अभी भी ये फील आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये वाला बताना, एक गोले कमरे में, गोल कमरा है जिसकी दीवार गोल है, जिसकी दीवार गोल है, उसमें मैं पेन को मतलब ऐसे करके चाहिए, पेन को ऐसे रख लूं चाहे ऐसे रख लूं, ऐसे, तो बताना दीवारों के साथ उसकी पोजीशन तो एक जैसी है ही। तो ये, या जैसे मैंने ये फिगर बनाया है, ये बनाया ना टेढ़ा, इसको यदि मैं यूं घुमा के यूं, देखो अब तो ये कॉइल सीधी सी हो गई है। तो ये, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो इससे पास करेगी, ये देखो ये वाली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, वो भी इससे नियरली 0 ही बनाई रहेगी।
यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेंगी वो लगभग इसके प्लेन के पैरेलल ही रहेंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास करेंगी, कॉइल से, वो लगभग लगभग 0 डिग्री बनाए रखेंगी। और 0 डिग्री जब एंगल बनता है ना, ये भी cos थीटा में, तो उसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। याद है या नहीं याद? और रेडियल फील्ड का क्या मतलब होता है? टॉर्क मैक्सिमम। मैंने भले ही बड़ा लंबा समझाया, लेकिन एक नंबर में आंसर है बस। क्वेश्चन फिर से सुनिए, व्हाई मैग्नेट्स आर मेड कॉनकेव शेप। आपको आंसर क्या लिखना है? टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बस हो गया आंसर। टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट एट एवरी सिचुएशन, एट एवरी पोजीशन। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल ही बना रहता है। अच्छा, इससे नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, इसका नॉर्मल मैंने थीटा से नहीं समझ में आ रहा तो अल्फा बताइए। बताइए अल्फा कितना है इस फिगर में? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पार कर रही है उससे तो 90 है ना अल्फा। अच्छा, अब आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पार कर रही है और नॉर्मल ये रहा, तो अब अल्फा कितना है? अब भी अल्फा 90 है, नियरली 90 एक्चुअली में बता रहा। नॉर्मल ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे पार कर रही है, जो पार कर रही है तो भाई है तो ये भी लाइन, लेकिन जो एग्जैक्टली इसको ढंग से स्ट्रांगली पार कर रही है, कोई ना कोई लाइन उसके पैरेलल मिल ही जाएगी उसको। तो ये मैक्सिमम टॉर्क बना रहेगा घूमने के बावजूद भी। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा उस वीडियो को। अब और बारीकी से देखिएगा, ढंग से देखिए।